संपूर्ण स्वास्थ्य का विज्ञान एवं दर्शन आयुर्वेद। वस्तुतः आयुर्वेद एक विज्ञान ही नहीं अपितु जीवन पद्धति है। हमने इस विषय में काफ़ी चर्चाएं की और अब हम बात कर रहे थे कि रोगों के कारण और उसके बचाव, कि कौन से कारण से बीमारियां होती हैं और बचाव के लिए क्या क्या उपाय किए जाएं। तो बचाव के विषय में हम चर्चा करते हुए प्राइमरी प्रिवेंशन की हम बात कर रहे थे, यानी कि जो प्रारंभिक रोकथाम कैसे किया जाए या प्रारंभिक रोकथाम में योग आयुर्वेद की क्या महत्ता है। मैंने इसकी चर्चा आपसे की, आपने ध्यान से सुना। मैं अब निवेदन करना चाहता हूँ, इसको निरंतर आगे ले जाते हुए इसमें जो 7 कारण माने गए हैं वो बाकी जो 6 कारण हैं हम इनके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए कि सच बात है कि रोगी ना हो, इस उपायों को करने के लिए हमको ताकत लगानी चाहिए। और मैं आपको इससे पहले इस बात को हमने पूरी ताकत से आपको बताने का प्रयास किया कि रोगी होने के बाद में चिकित्सा करना ये मजबूरी है। रोगी ना हो इसके लिए उपाय करना हमारी बुद्धिमत्ता है। यदि हम रोगों से बचाव के लिए 10% प्रयास करें तो रोगों से हम 90% बच सकते हैं। यानी इधर 10% प्रयास करना चाहते हैं या उधर 90% में आप फंसना चाहते हैं, तो ये आपको सोचना होगा। तो मैं चाहूँगा कि बुद्धिमत्ता इसी में है या हमारी कुशलता इसी में है कि हम 10% को बहाना बना करके ना छोड़ें, 90% के मजबूरी में हमको फंसना पड़े। तो मेरा निवेदन है कि हम अपने दैनिक जीवन में योग को, प्राणायाम को, आसन को प्रश्रय दें, इनका अनुसरण करें, अनुकरण करें, पालन करें, जीवन में अपनाएं। तभी ऋषियों का यह कथन स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, हम इसको सिद्ध कर पाएंगे। तो यही हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन है। इसके लिए जो आयुर्वेद और योग, जैसे हमने आपको एक दिन चर्चा करते हुए बताया था किस तरह से हम हल्दी का दूध, अदरक आदि का सेवन, लहसुन आदि का सेवन, तो ये जो प्राकृतिक और आयुर्वेदिक सहज उपलब्ध उपाय हैं ये ऋषियों की हमारे लिए देन है, उनका हमारे ऊपर उपकार है। इसीलिए हम शास्त्रों में इसलिए हम कहते हैं मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेदः, यानी कि हम पैदा होते ही कहते हैं कि जिसकी माता धार्मिकी है, पिता विद्वान है, अच्छे गुरुजनों का आश्रय है, तो वो बहुत ही सौभाग्यशाली है। इसीलिए हम पितृऋण, देव ऋण और हम इसकी कल्पनाएं करते हैं। हम लोग ऋषि ऋण है, पितृ ऋण है, देव ऋण है। ये 3 ऋणों के लिए हम कहते हैं, हम जिस दिन पैदा होते हैं, जिस दिन धरती में आ जाते हैं, तीनों ऋणों से हम उस समय पर जकड़े हुए होते हैं। उन 3 ऋणों को स्मरण रखने के लिए जब हमारी बुद्धि थोड़ी ठीक हो जाती है तो हमारे यहाँ जो परंपरा रही उपनयन की, जिसको जनेऊ या यज्ञोपवीत कहते हैं, उन 3 ऋणों से हम बंधे हुए हैं। 3 ऋणों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो 3 ऋण कौन से हैं? कि जो माता पिता ने जो हमको उपकार किया इस धरा पर ला करके, विद्या से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, जितने भी कष्ट को सहन करते हैं, वो ऋण हमारे सर पर हमेशा होता है, हम उसको भूले नहीं। इसी तरह से देव ऋण क्या है कि जितने भी, चाहे वो जल है, वायु है, अग्नि है, आकाश है, पृथ्वी है, नदियां हैं, वृक्ष हैं, जितने भी अखंड जो ये ब्रह्मांड है, वो उसका हमारे ऊपर ऋण है। जिस जल से हम प्राण पाते हैं, जिस अन्न से जीवन पाते हैं फिर इसी तरह से जो ऋषि लोग हुए, जितने भी हमारे पूर्वज हुए, उन पूर्वजों ने हमारे लिए जितना जो उपकार किया है, एक एक ऋषि ने अपने आप को, कणाद जैसे ऋषि हुए, हमारे यहाँ दधीची जैसे ऋषि हुए,
उन्होंने किसी जाति के लिए, किसी कास्ट के लिए, आज जाति के नाम पर, आज धर्म के नाम पर जो एक लड़ाई और झगड़ा, यदि आप थोड़ा सा प्राचीन काल की ओर दृष्टिपात करोगे तो उन्होंने मनुष्य मात्र की बात करी। उन्होंने कभी यह नहीं देखा कि इसका प्रयोग कौन करेगा। उन्होंने ये देखा कि मानवता जो पीड़ित है, उस मानवता की पीड़ा को कैसे दूर किया जा सकता है। जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारी तो प्रार्थनाएं भी वह बहुवचनांतक हैं। हमने सबके लिए बात करी। हमने ये नहीं कहा कि वो भगवान मेरे को मोक्ष दे दे, हमने तो सबको ले जाने की बात करी। हमने नहीं कहा कि भगवान तू मुझे ही सिर्फ सुख दे दे, हमने सबके लिए कहा सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। ये हमने प्रार्थनाएं करी। तो इसीलिए इस चीज़ को हम समझें, और अब भी नहीं समझें तो हम कब समझ पाएंगे। तो मैं बात कर रहा था कि बचाव के और जो उपाय, बचाव के उपाय में हम बात करते करते पहुँचे थे द्वितीय जो रोकथाम है, सेकेंडरी प्रिवेंशन। इसका जो लक्ष्य होता है कि जिस रोग का आक्रमण एक बार हो गया हो दोबारा ना हो। जैसे कि किसी को हार्ट अटैक हो गया तो दोबारा ना हो, किसी को पैरालिसिस हो गया, किसी को अस्थमा हो गया, तो इस तरह की चिकित्सा करें हम कि दोबारा उस स्थिति में वो ना पहुँचे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए एलोपैथी के अंदर जो औषधियाँ दी जाती हैं, जो दवाइयाँ दी जाती हैं, जो उपाय किए जाते हैं, तो वो उसके लिए बहुत तरह की चिकित्साएँ की जाती है। पर आयुर्वेद के अंदर यदि हम थोड़ा सा ध्यान दें तो आप देखेंगे कि जो शोधन की चिकित्साएँ हैं, जो शमन की चिकित्साएँ हैं, वो हमारी इतनी कारगर हैं कि सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए भी आप देखेंगे हमारे पास पैरालिसिस होने के बाद बहुत रोगी आते हैं। पैरालिसिस होने के बाद में हम लोग यहाँ उनकी पंचकर्मा से चिकित्सा करते हैं। इसी तरह से हार्ट अटैक के बाद में बहुत सारे लोग आते हैं। तो उन सब के लिए जो आयुर्वेदिक है वो अत्यंत कारगर है। तो हार्ट अटैक का जैसे बहुत सारे जो मॉडर्न सिस्टम ने भी 7 कारण गिना है कि हार्ट अटैक के कारण क्या है। कहा कि उच्च रक्तचाप। तो बीपी को कंट्रोल करने के लिए फिर मैं कहूँगा कि औषधि की जगह पर औषधि से बीपी कंट्रोल करोगे तो उसका साइड इफेक्ट भी होगा। यदि आप उसको योग से, प्राणायाम से करोगे तो साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, बीपी भी कंट्रोल हो जाएगा। बीपी कंट्रोल होने के साथ में उसकी वजह से जो हार्ट में प्रॉब्लम है वो भी कंट्रोल हो जाएगा। जैसे डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ को भी हम लाइफ स्टाइल डिजीज़ मानते हैं। तो यदि आप दवाई खाएंगे डायबिटीज़ के लिए तो जो उसका जो दूसरे कॉम्प्लिकेशंस होंगे बॉडी के अंदर, आपकी किडनी पर इफेक्ट करेगी, आपके हार्ट पर करेगी, आपकी दूसरी बीमारियां होंगी। तो यदि आप प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, तो आप डायबिटीज़ को भी रोक पाएंगे। डायबिटीज़ की वजह से होने वाला जो हार्ट अटैक है उसको भी रोक पाएंगे। जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल है, प्राणायाम करेंगे, योगासन करेंगे, व्यायाम करेंगे तो आप कोलेस्ट्रॉल को भी रोक पाएंगे। तो कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ में आप कोलेस्ट्रॉल से होने वाली जो हार्ट अटैक है उसको भी रोक पाएंगे। कोलेस्ट्रॉल से होने वाले जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं आप उसको भी रोक पाएंगे। तो ये दोनों ही चीज़ है। ये आयुर्वेद और योग एक कई चीज़ों में सहयोग करता है। यानी कि जैसे एलोपैथी की जो केमिकल वाली औषधियाँ होती हैं वो एक जगह पर तो आपको सहयोग करेगा, पर बहुत सारी जगह पर वो असहयोग करता है। फ़र्क यही है। यानी आयुर्वेद में जैसे मान लीजिए मैं एक चीज़ कहूँ कि जैसे आपने त्रिफला खाया, त्रिफला तो आपने ले लिया, किसके लिए लिया? रात को कब्ज रहता है, सबको पता है कि यदि कब्ज रहता है तो हमको त्रिफला खा लेनी चाहिए, खा लो भाई। पर त्रिफला सिर्फ कब्ज को ही दूर नहीं करता है, त्रिफला आपकी आँख की रोशनी को ठीक करता है, त्रिफला आपकी लीवर को ठीक करता है, त्रिफला आपके डाइजेशन को ठीक करता है, त्रिफला आपके मोटाप को भी ठीक करता है, त्रिफला आपकी स्किन को भी ठीक करता है, त्रिफला आपके एज को भी ठीक करता है, त्रिफला आपके जो मसल्स और जो बॉडी के अंदर यदि मान लीजिए यूरिक एसिड वगैरह बढ़ा हुआ है उसको भी ठीक करता है। यही तो आयुर्वेद की विशेषता है। यानी कि आपने त्रिफले का सेवन तो किया था, सिर्फ ठीक करने के लिए अपने कब्ज को, कॉन्स्टिपेशन को, पर वो बहुत सारे रोगों को ठीक कर रहा होता है। परंतु यदि एलोपैथिक में आप कुछ मेडिसिन ले लेते हैं तो मान लीजिए आपने डायबिटीज़ के लिए ले ली, पता चला कि और कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो इस तरह से जैसे अधिक वेट बढ़ रहा है, वजन बढ़ना भी, और आयुर्वेदिक औषधियों में भी, क्योंकि वो रोग को तो ठीक करती हैं, साथ में रोग का कारण में भी वो सहयोग करती हैं। तो जैसे जो कारण गिनाए गए, जैसे हार्ट अटैक के लिए जैसे मैंने बताया आपको, तो जैसे मधुमेह हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, हाई बीपी हो गया, अधिक वेट होना हो गया, या तंबाकू आदि नशे का जो सेवन करना हो गया, या जो शारीरिक श्रम है उसका जो अभाव हो गया, या
वंशानुगत कारण भी, जो हेरिडिटी है, बहुत सारे लोग भाई बहन आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं आचार्य जी हमारे तो हेरिडिटी में हमको बीपी है, हमको शुगर है, या हमको इस तरह की बीमारियां हैं घर में, हम क्या करें? तो एक और मात्र एक ही उपाय है, एक ही कारण है कि आप योगासन करिए, प्राणायाम करिए, ध्यान करिए, सकारात्मक सोचिए, जीवन के अंदर में उत्साह और आनंद के भाव में रहिए, क्योंकि हम हताश, निराश और निराशा के जीवन को जिएंगे तो कभी भी हम रोगों से मुक्त नहीं हो सकते। यानी जब हम परेशानियों से भी मुक्त होना है तो परेशानियों से परेशान होकर के नहीं, परेशानियों में हम उत्साह से विजय प्राप्त करके कष्ट से मुक्त हो सकते हैं। यही बात रोग के लिए हम इसको समझें। और मैं एक बात यही मैं आपको कहना चाह रहा था कि चाहे वंशानुगत कारण हो, चाहे अन्य शरीरगत कारण हो, तो आधुनिक चिकित्सा पद्धति में मैं मानता हूँ कि बहुत सारी दवाइयाँ भी हैं, कुछ कारणों को हम उसके माध्यम से नियंत्रित भी कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि एलोपैथी में कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ आप कर सकते हैं, कुछ सीमा तक उनको आप रोगों को रोक सकते हैं, उनकी पुनरावृत्ति को भी रोक सकते हैं। परंतु यदि मैं आयुर्वेद की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि इस दिशा में जो आयुर्वेद जो है बहुत ही दीर्घकालिक, या मैं ये कहूं कि हमको स्थायी सफलता मिल सकती है। यदि आप तुलना करें कि मॉडर्न में और आयुर्वेद में, तो जैसे जहाँ एक्यूट वाली स्थिति है वहाँ पर आप आयुर्वेद एलोपैथिक को आप दे दीजिए, परंतु जहाँ पर यदि आप बहुत लंबे समय तक या दीर्घकालिक या बहुत ही पूरा लाभ देना चाहते हैं तो वहाँ योग और आयुर्वेद का आलम्बन आप ज़रूर ले लें। तो जो सेकेंडरी प्रिवेंशन वाला जो काम है उसके लिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यहाँ पर भी योग और आयुर्वेद की भूमिका बहुत बड़ी भूमिका है। हम इसको समझें और जितने भी जो मॉडर्न सिस्टम से जुड़े हुए जो डॉक्टर बंधु हैं, चिकित्सक हैं, जो मुझको देख रहे हैं या जो आप हमसे जुड़े हैं, मैं उन सबसे भी निवेदन करूंगा कि आग्रह न रखें। देखिए, पैथी कोई चीज़ होती नहीं है, वो तो जब मुंह के अंदर चली जाती है तो बायोकेमिस्ट्री काम करती है। तो पैथी के आग्रह में हम रोगी का हित बाधित ना करें, ये हमको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो रोगी का हित जिसमें होता हो, हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपने जिस विधा को पढ़ा है, जिस विद्या को आपने जाना है, आप उसी विधा के अंदर उन चीज़ों का समाधान ढूंढेंगे। पर यह सौभाग्य इस देश का कि हमारे देश के अंदर यदि हमको आयुर्वेद और योग विधा से जुड़ने का सहज और सरल मार्ग मिला हुआ है, तो ये एक अच्छे चिकित्सक का कर्तव्य है कि हम उस विधा से भी लोगों को जोड़ें। क्योंकि रोगी अपने आप कई बार कई चीज़ों को नहीं समझता है, वो चिकित्सक को भगवान समझता है। तो भगवान बनना है तो मेरे भाई, तो मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। तो मेरा यही निवेदन है। तो उसके बाद फिर हम बात करते हैं, तीसरे नंबर पर आता है नियंत्रण, जिसको हम कंट्रोल बोलते हैं। कंट्रोल की बात करें तो नियंत्रण की यदि मैं बात करूं तो इस क्षेत्र में आयुर्वेद कुछ रोगों के संदर्भ में यदि आयुर्वेद से देखें तो जैसे मॉडर्न वाला बहुत एडवांस है कई चीज़ों में। देखो, जहाँ एलोपैथी की प्रशंसा की बात, एलोपैथी की प्रशंसा की बात नहीं, ये रोग की हित की बात है। मैं बार बार इस बात को, शब्द को मैं दोहराना चाहूँगा। मैं आपको नहीं कहता कि, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप पैथी की बात करें, मैं बात करूँगा कि आप रोगी की हित की बात करें। तो रोगी की यदि हम हित की बात करते हैं, जो कंट्रोल वाला जो काम है उसमें जैसे जितने भी बैक्टीरियल और जो वायरल जो डिजीज़ हैं, जो संक्रमण है विषाणुओं का और जीवाणुओं का, जितने भी जो इन्फेक्शंस हैं, उनमें कंट्रोल में निश्चित रूप से मॉडर्न वाला काफ़ी कारगर है। हम आयुर्वेद की यदि बात करते हैं तो उससे मॉडर्न मेडिकल साइंस आगे है। परंतु फिर मैं उसी बात पर आता हूँ, कंट्रोल करना है आपको रक्तचाप का, आप मॉडर्न से नहीं कर सकते हैं। कंट्रोल करना है डायबिटीज़ को, आप नहीं कर सकते हैं। कंट्रोल करना है कोलेस्ट्रॉल को, आप नहीं कर सकते हैं। कंट्रोल तो हम करेंगे, परंतु कंट्रोल का मतलब ये हुआ कि एक लेवल तक रोकने का, पर कंट्रोल करते हुए भी जो एलोपैथिक या मॉडर्न मेडिसिन है वो कहीं ना कहीं अंदर दुष्प्रभाव कर रही होती हैं शरीर में। कंट्रोल करते हुए भी आयुर्वेद उस शरीर के दुष्प्रभाव को, योग शरीर के दुष्प्रभाव को भी रोक रहा होता है। यानी फिर मैं इस बात को कहूँ, कंट्रोल हम योग से भी कर सकते हैं, कंट्रोल हम आयुर्वेद से भी कर सकते हैं, कंट्रोल हम एलोपैथिक से भी कर सकते हैं। कुछ चीज़ों में योग आयुर्वेद से नहीं कर सकते, वहाँ तो मजबूरी है, बैक्टीरियल और वायरल प्रॉब्लम में। पर बाकी में बीपी में, शुगर में, डायबिटीज़ में, इसमें कर सकते हैं। परंतु
वहाँ कंट्रोल करते हुए एलोपैथिक से आपको साइड इफेक्ट झेलने के लिए तैयार होना पड़ेगा, यहाँ कंट्रोल करते हुए आप क्योर की तरफ बढ़ेंगे। तो चौथा नंबर हमारा आता है, कंट्रोल के बाद में क्योर ही आता है। क्योर को जिसको हम रोग निर्मूलन कहते हैं, कि हम रोगों को पूरी तरह से समाप्त करें, तो इसमें तो मेरे भाई एलोपैथिक में तो क्षमा करिएगा, क्योर शब्द प्रयोग करना भी अपराध है। कि किसी रोग को हम ये नहीं कह सकते हैं कि जुकाम भी क्योर होता है। तो जहां जिस मेडिकल साइंस की डिक्शनरी में ही जिस शब्द का उच्चारण ही अपराध हो, तो फिर आप कैसे आशा कर सकते हैं कि वहां से ये सारी डिजीज क्योर होंगी। परंतु आयुर्वेद में अनेक रोग पूरी तरह से हम क्योर कर सकते हैं, और जो आयुर्वेद पद्धति में जो क्योर नहीं होने वाले जो रोग हैं वो कुछ हैं जो एकदम क्योर के लिए हम नहीं कह सकते हैं। बाकी बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं। फिर मैं यही कहूँगा कि जो बैक्टीरियल और वायरल प्रॉब्लम्स हैं उसमें कहीं ना कहीं एलोपैथिक, पर कई जगह पर, जैसे मान लीजिए कि आयुर्वेद में भी जो जितने भी, जैसे डेंगू है, डेंगू का हम पूरी तरह से क्योर करते हैं। बहुत अच्छी औषधि हमने डेंगू नील बनाई, उसके ऊपर इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हो चुके। हेपेटाइटिस बी के लिए या लिवर सिरोसिस के लिए, इस तरह की जो क्रिटिकल डिजीज हैं उसके अंदर भी आयुर्वेद आज बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है। कोलाइटिस के लिए, जिसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, जो कुछ नहीं समझ में आए तो कह देते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, उस तरह के रोगों के लिए तो हमारे पास, जैसे ब्रोंकाइटिस के लिए, अस्थमा के लिए, कितना भी भयानक अस्थमा हो, नेचुरोपैथी से, योग आयुर्वेद से, उसमें से 80-90% जिनको बार बार ऑक्सीजन लेना पड़ता है, इनहेलर लेना पड़ता है, वो भी ठीक हो जाते हैं। अर्थराइटिस के लिए यदि मैं बात करूं, हमारे पास आज भी लाखों, हजारों नहीं, सैकड़ों नहीं, अर्थराइटिस के लाखों रोगी हमारे पास हैं। उनमें से लाखों रोगी पूरी तरह से ठीक हैं। अब मैं सोरियासिस की बात करूं, सर दर्द की बात करूं, कितने मैं रोगों की बात कर सकता हूं, कितनी बीमारियों की बात कर सकता हूं कि आज आयुर्वेद की वजह से पूरी तरह से ठीक हैं, निर्मूल हो करके बैठे हैं। यानी कि मैं आप सब लोगों को ये निवेदन करना चाहता हूं कि आयुर्वेद के अंदर में रोगों को निर्मूल करने की, यानी रोगों को क्योर करने की बहुत अपार संभावनाएं हैं, बहुत ज़्यादा है। तो हम बेहिचकिचाहट, बिना संकोच के, हाँ मैं मानता हूँ कि आज से पहले, यानी आज से पहले कुछ वर्ष से पहले, ठीक है, एलोपैथी का जब थोड़ा बोलबाला शुरू हुआ, आयुर्वेद में रिसर्च या एविडेंस मेडिसिन के रूप में हम पिछुड़ गए, तो लोगों ने बहुत सारे भ्रमों को भी फैलाया है। पर आज आप भ्रम से परे हैं, क्योंकि आज एविडेंस है। आप हमारे पीआरआई को साइट को आप जाइए, उसको साइट को विजिट करिए, उसके अंदर बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं, बहुत सारे एविडेंसेस हैं जो हम लोगों ने उसके अंदर डाटा रखा हुआ है। जैसे मैंने बताया कि कोई जानना चाहता है तो हमारा जो PMR सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर जो हमारे पास पूरा जो 80 लाख से ज़्यादा पेशेंट्स का डेटा है, वो आप करके आप देख सकते हैं। तो ये इतने, इससे ज़्यादा हम आपको और क्या एविडेंसेस दे दें। यानी कि हमारे पास पेशेंट्स का डाटा है, हमारे पास प्री क्लिनिकल का डाटा है, हमारे पास क्लिनिकल ट्रायल का डाटा है, हमारे पास इन विवो का डाटा है, हमारे पास इन विट्रो का फैसिलिटीज़ का डाटा है। हम हर लेवल पर काम कर रहे हैं। तो सारी चीज़ जब है, सब कुछ होने के बाद जब हम कह रहे हैं कि बहुत सारे स्थानों पर आयुर्वेद की भूमिका अधिक श्रेष्ठ है, इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपको कि आयुर्वेद की भूमिका तो श्रेष्ठ ही है। हमको बैठ करके ये चिंतन भी, आज होलिस्टिक अप्रोच की बात की जाने लगी है। कुछ जो अच्छे मॉडर्न के साइंस के जो डॉक्टर वो भी कहते हैं, मैं भी इस बात के लिए बिल्कुल आपके पक्षधर हूँ कि होलिस्टिक ट्रीटमेंट वाली जो बात भी हमको करनी चाहिए। क्योंकि बात इसलिए करनी चाहिए कि कहीं कहीं पर जहाँ मॉडर्न सिस्टम से ज़्यादा लाभ हो सकता है उतना उसको करें, परंतु जहाँ आयुर्वेद से हो सकता है वहाँ पर उसको करें। यानी कि हम दोनों को मिला करके संयुक्त चिकित्सा भी यदि आवश्यकता पड़े तो ये भी करनी चाहिए। पर दुर्भाग्य से बहुत सारे ऐसे हमारे जो मॉडर्न के जो चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, हे तू आयुर्वेदिक दवाई ले रहा, बिल्कुल मत लेना भाई। ये क्या बात है, क्या ले रहा है, क्या खा रहा है, उसमें क्या है, वहाँ तक जानने की वो जहमत नहीं उठाना चाहते हैं। ये तो बहुत ही आग्रह। आज मैं बात कहना चाहता हूँ, जैसे कोरोना के लिए भी चाइना के अंदर उन्होंने मॉडर्न मेडिसिन के साथ में चाइनीज़ मेडिसिन को उठाया और उससे उनको बहुत लाभ मिला।
पर दुर्भाग्य से हिंदुस्तान में आज भी हम ताकत लगा रहे हैं कि आपको कोरोना के लिए आयुर्वेद में बहुत सारे औषधियाँ हैं। मेरे कई हमारे पेपर भी पब्लिश हो चुके हैं इंटरनेशनल जर्नल में कोरोना के ऊपर, पर दवाइयाँ आज जो हमारे पर भरोसा रख करके बहुत सारे भाई बहन खा करके वो कोरोना पॉजिटिव था, नेगेटिव होकर के घर आ गए, पर हमको क्लिनिकल ट्रायल के लिए हमको नहीं मिल पाई। ये दुर्भाग्य की बात है। तो यदि हम मिल बैठ करके करें तो ये कर सकते हैं। तो यही मैं कहना चाह रहा था, जो एक्यूट मैनेजमेंट के अंदर भी जैसे मैंने कहा कि आज हमको एलोपैथी का बिल्कुल आश्रय लेना चाहिए। जैसे हृदयाघात है, पैरालिसिस हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है, या जैसे शल्य चिकित्सा जैसे कि सर्जरी वगैरह के लिए जैसे जो स्थितियां हो जाती हैं, उनमें बिल्कुल हमको मॉडर्न चिकित्सा का आश्रय ले लेना चाहिए। परंतु आयुर्वेदिक क्षेत्र में भी अभी हमको और अनुसंधान करने चाहिए। आयुर्वेद की जो शल्य चिकित्सा है उनको पुनः प्रतिष्ठापित करना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि आयुर्वेद में आज भी क्षार सूत्र के लिए जब फिस्टूला हो जाता है बिल्कुल अंदर तक पहुंच जाता है। मॉडर्न सर्जरी के अंदर में कोई भी ऐसी विधा नहीं है, ऐसा उपाय नहीं है कि जो आप उसे रोक सके। सिर्फ आयुर्वेद आज भी रोकता है। इसी तरह से जो अंग प्रतिरोपण करने वाली जो अवस्थाएं आदि को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, इसी तरह से जो लास्ट में हम जो छठे और सातवें नंबर की हम बात करते हैं, जो पुनर्स्थापन और समन वाला जो जैसे हम बात करते हैं रिहेबिलिटेशन और जो पैलिएशन वाली जो बात करी जाती है, दोनों ही उपचार जो प्रक्रियाएं कारगर हैं हमारे आयुर्वेद में, हमारे ऋषियों ने, क्योंकि यह सहस्रों वर्ष पुरानी है, सस्ती है, सरल है, प्रामाणिक है, सुरक्षित है, यह वैज्ञानिक धरोहर है। इसीलिए हम अपनी जो संस्कृति का संरक्षण आयुर्वेदिक चिकित्सा को माध्यम को लेकर के बहुत सारे काम कर सकते हैं। और मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि हम आयुर्वेद को अपनाते हैं तो जीवन में सहजता और प्रकृति के साथ सन्निकटता और प्राचीन उच्च जीवन और मूल्य और आदर्शों का उसके ऊपर रुचि, अभिवृद्धि, मन में शांति और आनंद, उसके साथ साथ में प्राकृतिक पदार्थों का सहज उपलब्धता, ये एक बड़ी चीज़ हमको मिल सकती है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ हमारे घर में हैं, आंगन में हैं, बगीचे में हैं, तो इनको प्राप्त करना भी सरल है। और इसके लिए हमको प्रकृति से जुड़ना पड़ता है। जड़ी बूटी चाहिए तो जंगल में जाओ, जड़ी बूटी चाहिए तो खेत में जाओ, जड़ी बूटी चाहिए तो आप हमारे जो आदिवासी हैं, वनवासी हैं, जनजाति हैं, ग्रामीण वासी हैं, उनके पास जाइए। तो उससे हमारी भाईचारा, हमारी प्रेम भी बढ़ेगा, जड़ी बूटियों के प्रति प्रेम बढ़ेगा, वनस्पतियों के प्रति प्रेम बढ़ेगा। और जो है हम अपने जीवन की रक्षा के लिए हम प्रकृति रक्षा करने का भी हमारे ऊपर एक भावना बढ़ेगी। और मैं इससे आगे बात करूं तो विदेशी जो पैसा है जो विदेशों में चला जाता है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो बिगड़ रही है वो भी सुधरेगी और उससे उसका संरक्षण भी हो जाएगा। और सारी चीज़ें यदि हमारे देश में उपलब्ध हो जाती हैं तो विदेशियों से मंगाने के लिए विदेशी मुद्रा को हमको खर्च नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए हम आयुर्वेद को बढ़ा करके, जड़ी बूटी आधारित चिकित्सा विधा को बढ़ा करके संपूर्ण विश्व की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं और हम पूरी दुनिया के जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम स्वावलंबी बना सकते हैं। और मैं ये भी मानता हूँ कि जब जड़ी बूटियों का प्रयोग ज़्यादा बढ़ेगा तो हम अपनी कृषि को बढ़ा करके, जड़ी बूटी के कृषि कार्य को बढ़ा करके किसानों की आय में भी वृद्धि कर सकते हैं और पर्यावरण का भी संरक्षण कर सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि योग और आध्यात्म पूरक हैं। इसके माध्यम से हम अपने सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं, भौतिक ही नहीं, अपनी संपूर्ण उन्नति कर सकते हैं। तो इसीलिए हम योग और आयुर्वेद के प्रति जुड़ें। और कल फिर मैं आयुर्वेद के नए परंपरा को, नई जानकारियों को लेकर के आपको मैं अन्य विषयों के विषय में बताऊंगा। और आप इस कार्यक्रम से जुड़िए, हमसे जुड़िए और आयुर्वेद की गहराइयों को, रहस्यों को सरल भाषा में बड़े आनंद के साथ आप जानिए। कल तक के लिए प्रणाम। ऋषियों के ज्ञान से लेकर प्रकृति के वरदान तक, आयु के विज्ञान से लेकर आयुर्वेद के सिद्धांत तक, प्राचीन चिकित्सा पद्धति के हर पहलू का प्रासंगिक विवेचन। ऋषिकल श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा सरल भाषा में स्वरचित सृजन, हिंदी, अंग्रेजी सहित विश्व के 70 से अधिक भाषाओं में लाखों की संख्या में प्रकाशित बेस्ट सेलर अद्वितीय ग्रंथ आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य। आज ही करना है। आयुर्वेद से स्वस्थ जीवन का आधार पाएं।